हेलो एवरीवन, बोर्ड कैप्सूल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 2 के बारे में इकोनॉमिक्स के, जिसका नाम है बेटा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 1 अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो पहले जाके चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखी है। और आज अपन स्टार्ट करने वाले बेटा चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है बेटा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। आइए बेटा, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए जो सेक्टर्स होते हैं ना बेटा, वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और भी बहुत सारा डिटेल्स है इस चैप्टर में जो अपन इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। आइए बेटा, सबसे पहले सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं बेटा? हर सेक्टर जो होता है ना वो अपनी फुलफिल पूरी करता है। तो सेक्टर डिफाइन ए लार्ज सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इन विच बिजनेस शेयर द सेम ऑन ए रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस। सेक्टर्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं बिजनेस के, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं जो अपना शेयर करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर आ रहा है बेटा, when we produce a good by extraction and collection of natural resources। जब हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से? या तो एक्सट्रैक्शन करके या कलेक्ट करके। कहां से कलेक्ट करके बेटा? नेचुरल रिसोर्सेज से। इसी को अपन बोलते हैं कौन सा सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर। बेटा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है कि ऐसा सेक्टर या ऐसा सेक्टर जिसके अंदर अपन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से? बाय एक्सट्रैक्शन या कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर। एग्जांपल में क्या बोला है बेटा इन्होंने? फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग एंड माइनिंग। सेकंड सेक्टर कौन सा आता है बेटा? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कवर एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म। मतलब अपन प्राप्त तो कहां से कर रहे हैं बेटा? प्राइमरी सेक्टर का काम होता है प्राप्त करना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना नेचुरल रिसोर्सेज से। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे प्राइमरी सेक्टर से, उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है बेटा? सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि आगे प्रोसेसिंग यही होगी। फ्रॉम थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। मतलब अब वहां से तो प्राप्त हो गया, अब उसको मैन्युफैक्चर करने का काम कौन सेक्टर करेगा बेटा? सेकेंडरी सेक्टर। Some manufacturing processes are required here. That's why it is also called industrial sector. इसलिए इसको कौन सा सेक्टर कहा जाता है बेटा? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ। मतलब क्या बोला कि अपन को कॉटन फाइबर मिल गया प्लांट से, अपन ने कपड़े बनाना चालू कर दिए उससे बेटा, कॉटन के कपड़े। टेरिशरी सेक्टर जो होता है बेटा, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है जो होता है बेटा सर्विस सेक्टर। क्या होता है बेटा? सर्विस सेक्टर। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का काम होता है बेटा एक्सट्रैक्ट करना नेचुरल रिसोर्सेज को, और जो सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है बेटा उसका काम होता है मैन्युफैक्चर करना। जो भी चीज अपन को प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त हो रही है उसको आगे प्रोसेस करने का काम करती है बेटा सेकेंडरी सेक्टर। तीसरा आता है टर्शियरी सेक्टर, जो क्या करता है? इट इंक्लूड दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। This activity by themselves do not produce good, but they are an aid or support for the production process. It is called service sector. Example, teacher, doctor, lawyer, call centers और barber। मतलब कुल मिला के एक छोटी सी बेसिक सी चीज है बेटा, ध्यान देना। यहाँ पर 3 टाइप के सेक्टर होते हैं बेटा। कौन कौन सेक्टर होते हैं? पहला सेक्टर होता है बेटा प्राइमरी, दूसरा होता है बेटा सेकेंडरी और तीसरा होता है बेटा टेरिशरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर का काम क्या होता है बेटा? एक्सट्रैक्ट करना। किसको एक्सट्रैक्ट करना? नेचुरल रिसोर्सेज को। अब ये जो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इसको बनाने का काम आगे कौन करेगा बेटा? सेकेंडरी सेक्टर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और तीसरा मतलब यहां से यहां भी तो आएगा ना, तो यहां से यहां लाने का काम कौन करेगा? टेरिशरी सेक्टर, मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मतलब एक प्रकार से ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। आइए बेटा नेक्स्ट, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स। कंपेयर करेंगे अपन 3 सेक्टर को। द वैल्यू ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है बेटा, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोडक्ट बना, सेकेंडरी में कितना बना और टर्शियरी में कितना बना, तीनों का जो सम होता है बेटा उसी को कहा जाता है टोटल प्रोडक्शन। मतलब टर्शियरी सेक्टर एक प्रकार से क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी का सम ही है। आगे, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर। अगर तीनों सेक्टर का सम को अपन प्लस कर देते हैं तो बेटा उसी का क्या आता है? जीडीपी, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री।
सर ये होता क्या है? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। क्या बोला इन्होंने कि जीडीपी जो है ना बेटा वो क्या बोलती है? फाइनल गुड्स, मतलब जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस बन के आएगा अपनी कंट्री के अंदर उस एक वर्ष के अंदर, उसी को ही कहा जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब यहाँ पर दिखाया गया देखो आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बेटा? एग्रीकल्चर सेक्टर। और सर्विस सेकेंडरी सेक्टर को बोला जाता है बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चलिए बेटा आगे चलते हैं अपन। In the year 2013-14, the tertiary sector emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. क्या बोला? 2013 और 14 के अगर डाटा को देखा जाता है तो टर्शियरी सेक्टर ने क्या कर दिया है? प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस कर दिया है। पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा एंगेज हुआ करते थे, मतलब वहां पर वर्क ज्यादा हुआ करता था, मतलब प्राइमरी सेक्टर का जो लेवल था बेटा ऊपर था। पर टेरिशरी सेक्टर आने के बाद 2013-14 में प्राइमरी सेक्टर कम हो गया और टेरिशरी सेक्टर बढ़ गया, मतलब लोग जॉब करना ज्यादा चालू कर दिया एग्रीकल्चर से। द टेरिशरी सेक्टर हैज बिकम इंपॉर्टेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया में? सर्विस सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी आर कंसिडर्ड एज द बेसिक सर्विस एंड आर नेसेसरी फॉर ऑल पीपल। इस कारण से सर्विस सेक्टर में इंपॉर्टेंट होना चालू हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और स्टोरेज। क्या हुआ बेटा इसमें कि देखो अगर एग्रीकल्चर होगा, अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो एग्रीकल्चर होगा तो इकट्ठा माल कहाँ किया जाएगा? गोडाउन के अंदर। तो गोडाउन भी एक प्रकार से किसके अंदर आएगा बेटा? सर्विस सेक्टर में ही तो आएगा ना बेटा। यदि यहां से माल वहां पहुंचाना है, मतलब गुड्स यदि मैन्युफैक्चर यहां हो रहे हैं और यहां से कहीं और ले जाना है, मतलब होलसेलर से रिटेलर के पास ले जाना है, तो ले जाने का काम कौन करेगा? या तो बस या तो ट्रेन, ये चीजें करेगी ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट काम करती है ये भी किस में आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। इसलिए टेरिशरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। विद द राइज इन द इनकम ऑफ पीपल दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर सर्विस। जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ना चालू हो गई तो उन्होंने और सर्विसेज मांगना चालू कर दी, जैसे लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, बाहर जाना, घूमने जाना, बाहर जाना खाना है, शॉपिंग करना, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना, प्रोफेशनल चीज करना, ये सारा उनकी डिमांड बढ़ना चालू हो गई। Over the past decade, certain new services based on information and communication tech have become important and essential. अब आओ बेटा, where are most people employed? ज्यादा लोग कहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं? तो पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है बेटा सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर। More than half of the worker in India are working in the primary sector, mainly in agriculture. मतलब आधे से ज्यादा जो लोग हैं इंडिया के, आधे से ज्यादा की जनसंख्या जो है बेटा वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, वो भी मेनली किसमें बेटा? एग्रीकल्चर के अंदर, जो जीडीपी का एक क्वार्टर मतलब क्वार्टरली हिस्सा वहां पर निभाता है। सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर क्या है? This section employ less than half of the people as compared to the primary sector. प्राइमरी सेक्टर की कंपेयर किया जाए तो उससे आधा लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं। This sector produce 4/5 of the product. ये जीडीपी में कितना देता है बेटा? 4/5 हिस्सा दे रहे हैं। How to create more employment? ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे बढ़ाया जाए बेटा? तो कैसे बढ़ाएंगे? Employment can be given to people by identify, promoting and locating industry and service in semi rural area. मतलब ऐसे इलाके जो ना तो ज्यादा गांव है ना तो शहर है, मतलब जो अभी डेवलप इतने नहीं हो सके हैं, वहां पर ऐसे इंडस्ट्री डेवलप कर दो जहां पे लोग कार्य करेंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा। आगे, every state or region has the potential for increase in the income and employment for people in that area. It can be done by tourism or regional craft industry or new service like IT and form estimate by Niti Aayog 20 lakh jobs can be created in the education sector alone. Very very important, नीति आयोग मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। क्या बोला? नीति आयोग मतलब इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। तो बेटा क्या बोला? एवरी स्टेट और रीजन जो है बेटा उसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है और एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकता है। बेटा ये चीजें आएगी कैसे? टूरिज्म की हेल्प से,
रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री, नई नई सर्विस पैदा कर ला दो इसके अंदर, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया है बेटा, इंडिया की गवर्नमेंट है बेटा, इंप्लीमेंट करा राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया विच इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब एमजी नरेगा, जो कब आया था बेटा, 2005 में आया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है एमजी नरेगा कब आया था बेटा, 2005 अक्टूबर में आया था बेटा, जिसका पूरा नाम क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ कि 100 दिन का रोजगार देना है, कितने दिन का देना बेटा, 100 दिन का रोजगार देना है। तो अंडर एमजी नरेगा 2005 all those who are able to and in one need of work in rural area guaranteed 100 days of employment in a year by the government। क्या बोला इन्होंने कि एमजी नरेगा के अंदर जो कार्य करना चाहता है, जिसको कार्य चाहिए गांव के अंदर, उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। इफ पेड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू पीपल, यदि वहां पर कार्य नहीं है तो भी उनको रोजगार भत्ता तो दिया ही जाएगा। फिर आता है डिवीजन ऑफ सेक्टर, सेक्टर्स का बंटवारा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा यहां से। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये क्वेश्चन 100% आएगा बेटा। देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इट इज द सेक्टर वेयर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड द एम्प्लॉय गेट एश्योर्ड वर्क। ये ऐसा सेक्टर है जहां पर एक फिक्स्ड टाइम होता है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इतनी सैलरी आपकी बनेगी। बट अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट which are largely outside the control of the government, जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है। They are registered by the government, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होती है, बट ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होती। तो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे, बट यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं। द जॉब इज रेगुलर, यहाँ पे जॉब रेगुलर है, आपकी सैलरी फिक्स्ड है, आपको कोई निकाल नहीं सकता है। द जॉब इज रेगुलर एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर, 10 बजे आना है, 5 बजे जाना है, पर यहाँ पर आपको कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। मतलब कुल मिला के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है। जॉब सिक्योरिटी इज देयर, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो सिक्योरिटी होती है वहां पर यहाँ पर आपका कोई फिक्स नहीं है, कभी भी आपको लात पड़ सकती है जॉब से। पीपल वर्किंग गेट सेवरल अदर बेनिफिट सच एज पेड लीव, प्रोविडेंट फंड, उनको पेड लीव मिलती है, दूसरी बात उनको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, पीएफ मिलता है सैलरी में से कट के। नो अदर बेनिफिट, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता है। यहाँ पर अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, व्हेन दे रिटायर दे गेट पेंशन, जब भी वो रिटायर होते हैं तो उनको क्या मिलती है, पेंशन। अगर आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो क्या आपको पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्जाम्पल शॉपकीपिंग, फार्मर या डोमेस्टिक वर्कर। ये जो है बेटा, ये क्या है बेटा, और अनऑर्गेनाइज, और ये क्या है बेटा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए बेटा। देयर इज नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बहुत जरूरी है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे, द गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेज रेट एंड वर्किंग आवर, गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर दे, फिक्स वर्किंग आवर कर ले, और इतनी मजदूरी तो इनको देनी ही देनी है, फिक्स कर ले। द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, उनको सस्ते लोन देना चालू कर दे कि ताकि वो खुद का रोजगार खुद कर सके। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड बेसिक सर्विस लाइक एजुकेशन, ये तो हर इंसान की बेसिक नीड्स है, एजुकेशन, हेल्थ, फूड टू दिस वर्कर्स। The government can frame new laws to provide provision for overtime paid leave, मतलब अगर वो ओवरटाइम कर रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट को रूल्स निकाल देने चाहिए, लॉ निकाल देना चाहिए। सेक्टर इन द टर्म्स ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर जो सेक्टर्स को बांटा गया है बेटा वो दो है, एक तो है पब्लिक सेक्टर और एक है बेटा प्राइवेट सेक्टर। If the public sector, the government owns most of the assets and provide all the service, ये ऐसा सेक्टर है जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है, सारी संपत्तियां गवर्नमेंट के हाथ में, और सारी सेवाएं जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। इन द प्राइवेट सेक्टर, ऑनरशिप ऑफ असेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी, मतलब ये जो ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर सारे जो असेट्स है, सारे जो सर्विसेज है वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में होगी या किसी कंपनी के हाथ में होगी जो प्राइवेटली ओन कर रहा होगा। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल कौन है बेटा, रेलवे और पोस्ट ऑफिस। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, राइट टू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर।
कंपनीज लाइक टाटा आयरन स्टील कंपनी मतलब टिस्को, TISCO, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस आर प्राइवेटली ओन्ड कंपनी. The purpose is not to just earn profit. Main aim is public welfare. इनका मेन मकसद पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. पब्लिक वेलफेयर मतलब लोगों की सेवा करना, लोगों के लिए सही चीजें करना. The purpose is to earn more and more profit. इनका मेन मोटिव क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, ज्यादा पैसा कमाना. गवर्नमेंट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है अब बेटा? There are large number of activities which are primary responsibility of the government. Here are few of them. Government raise money through tax to meet expenses on the service given by them. क्या बोला? गवर्नमेंट अपन से टैक्स प्राप्त करती है. प्राप्त करती है तो बेटा क्यों प्राप्त करती है? अपन को क्या प्रोवाइड कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है. गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हैवी स्पेंडिंग सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, रेलवे, हार्ब्स, डैम्स टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन. Also it has to ensure that these facility available for everyone. मतलब गवर्नमेंट अगर क्या कर रही है बेटा? रोड बना रही है, ब्रिज बना रही है, तो ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए बना रही नहीं होगी, सबके लिए बना रही होगी बेटा. तो सबके लिए कर रही है मतलब ये पब्लिकली कर रही है. There are some activity which the government has to support to encourage private sector. गवर्नमेंट को ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी भी करनी चाहिए जिससे प्राइवेट सेक्टर को और एनकरेज और बढ़ावा मिल सके. आगे द गवर्नमेंट बाय व्हीट एंड राइस एट फेयर प्राइस फ्रॉम द फार्मर. मतलब किसानों से तो सस्ते रुपए में खरीद देती है फार्मर से, एंड सेल एट लोअर प्राइस विच सपोर्ट बोथ फार्मर एंड कंज्यूमर. मतलब किसानों से ले लेती है और फिर लोगों को देना चालू कर देती है बेटा सस्ते रेटों के अंदर. प्राइम रनिंग प्रॉपर स्कूल एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल. मतलब अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का एक मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये सारा गवर्नमेंट के हाथ में. गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. गवर्नमेंट को ह्यूमन मतलब मानव के विकास को लेकर भी सोचना चाहिए और अटेंशन होना चाहिए. सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर, उनको एक स्वच्छ जल मिलना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी मिलनी चाहिए पुअर को, एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, और उनको पोषण और ये चीजें भी मिल जानी चाहिए. यही था आपका बेटा चैप्टर नंबर सेकंड. छोटा सा चैप्टर है जो 5 नंबर का चैप्टर है. बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फिक्स आएगा. और मैं आपको बता दूं या तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिफरेंस आने वाला है आपके एग्जाम में, या तो फिर आपके एग्जाम में आने वाला है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंस, या तो जीडीपी की फुल फॉर्म. इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच डिफरेंस, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस, या तो जीडीपी की फुल फॉर्म, या तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा आपको बेटा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर और बोलेगा जीडीपी निकाल के बता दीजिए. तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? तीनों सेक्टर का प्लस करना है जो एवरी ईयर के अंदर प्रोड्यूस या एक साल में कितना प्रोड्यूस हुआ है. ये आपका चैप्टर नंबर सेकंड था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सको. तब तक के लिए बने रहिए बोर्ड कैप्सूल के साथ में. अपन मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना. हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी चिल्ड्रन डे माय स्टूडेंट्स.